हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स डू इट पर। मैं हूं आपकी फ्रेंड अफसाना सिद्दीकी। तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम, या हिंदी में बोलें तो पाचन तंत्र। ये टॉपिक अक्सर बहुत डराता है सबको। तो दोस्तों, मैं वादा करती हूँ आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से कभी डर नहीं लगेगा, और ना ही कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है। इसके बाद एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों से मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड कर दिए हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ नहीं है, जो हम खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। या देखिए, जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बड़े बड़े अणु होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उन्हें सरल अणुओं में जब तोड़ा जाता है और उसका पाचन किया जाता है तो उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखिए, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि पाचन तंत्र में भाग कौन कौन से भाग होते हैं। तो पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल 32 फीट की होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। पहला है बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा, फिर इसोफेगस, ग्रास नली, स्टमक, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत और एनस गुदा। ये पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के। इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं। इन्हें मैं अभी यहाँ बताकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इन्हें बीच में बताऊंगी कि ये कहाँ होते हैं और इनका काम क्या होता है। आप फिलहाल सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज़ें रखिए कि 7 पार्ट है। पहला हमारा मुंह, फिर ग्रास नली यानी जिस नली में से होकर, जिस पाइप में से होकर नीचे उतरता है, फिर स्टमक यानी स्टमक, फिर दोनों इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज, और फिर गुदा। इतना। इसके बाद ग्लैंड्स को मैं आपको पक्का क्लियर करा दूंगी बीच बीच में, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, यही पाचन है। देखिए, जल, विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं यानी खनिज जो होते हैं वो छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता, इनका डायरेक्ट अवशोषण हो जाता है। जो पहले ही बहुत छोटे हैं उन्हें क्या तोड़ना है कि नहीं, वो पहले ही जल, विटामिन और मिनरल्स, इन तीनों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, इनका डायरेक्ट अवशोषण हो जाता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल का मतलब क्या होता है, इसमें फिजियो मतलब जैसे हम कूटना, चबाना, ये सब होता है, तो ये हो गया फिजियो। केमिकल तो आप लोगों को पता ही है, रासायनिक प्रक्रिया। तो इन दोनों को मिला के जो वर्ड बनता है वो है फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। ठीक है, पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा निर्माण करना है। ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आ जाता है हमारा बक्कल कैविटी। देख लेते हैं इसे, इसमें क्या है। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, फिर लाइसोजाइम होता है, फिर टाइलिन होता है, फिर डायस्टेज होता है और फिर म्यूकस होता है। अब 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में पहला पैरोटिड होता है, फिर सबलिंगुअल होता है, फिर सबमेडुअल होता है। इसमें से आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि पैरोटिड जो होता है, सांप में जहर इसी से निकलता है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी कहीं दिख जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है, जीवाणुनाशी। यानी देखिए, अब जो हम लोग खाना खाते हैं, हाँ, उसके साथ साथ बहुत बार गंदगी चली जाती है, बहुत सारे जीवाणु चले जाते हैं। अब उनका जो नाश होना होता है वो लाइसोजाइम द्वारा होता है। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खेलते रहते हैं, कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं। अब उससे क्या हुआ, डायरेक्ट मुंह में चला गया। अब हर चीज़ पेट में जाएगी तो इंसान बीमार ही रहेगा। तो इसलिए नेचर ने हमारा सिस्टम ही ऐसा बनाया है, हमारे अंदर एक एंजाइम डाल दिया है, एक ग्लैंड डाल दी है लाइसोजाइम, जिससे पाचन होता जाता है। तो इसके बाद देखते हैं टाइलिन और डायस्टेज। ये क्या होता है, इनसे मंड का पाचन होता है। फिर है म्यूकस। मंड वही है जो चोकर आटा छानता है ना, उसमें से निकलता है, उसमें स्टार्च होता है। ठीक है, म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाना। माउथ में भोजन जो है वो बोलस में परिवर्तित हो जाता है। यानी देखिए, जब हमने चबाया और देखिए हम कुछ खाना खा रहे हैं और मान लीजिए उसमें कुछ कंकड़ या कुछ आ गया, हमने मुंह में से एकदम से निकाल के देखा, तो वो जब हमारे हाथ में है जिसमें लार मिली हुई है, वो दरअसल क्या है, उसे कहते हैं बोलस। क्या, बोलस।
तो मुझे नहीं लगता बोलस बोलस अगर कहीं पे टर्म आ जाए तो आपको समझने में कोई परेशानी होगी। आगे देखते हैं। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा इसोफेगस यानी ग्रास नली। इसमें पाचन तो नहीं होता, लेकिन भोजन को धकेलने के लिए उसमें कर्मानुकुंचन यानी पेरिस्टाल्सिस होता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें आपको सिर्फ 2 वर्ड याद रखने हैं, पेरिस्टाल्सिस और लंबाई 25 सेंटीमीटर। पाचन नहीं होता ये तो पता ही होगा। खैर, अब आगे देखते हैं। स्टमक, यहाँ भोजन 4 घंटे तक रहता है। सबसे ज़्यादा टाइम तक अगर पूछे खाना कहाँ रहता है तो स्टमक यानी अमाशय। स्टमक के 3 भाग होते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा रही हूँ। ये इसकी स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, दूसरे वाले भाग को फंडिक और तीसरे वाले को पाइलोरिक। ठीक है। अब कार्डियक का मतलब आप हार्ट से समझ गए होंगे। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये हार्ट के काफ़ी नज़दीक होता है, इसीलिए इसका नाम कार्डियक है। इसके नीचे वाला भाग फंडिक और इसका पाइलोरिक। अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए कार्डियक क्या है, ये सबसे ऊपरी भाग है, ये हार्ट के ठीक नीचे होता है। देखिए मैंने अभी बताया था, इसीलिए इसको कार्डियक भी कहते हैं। यहाँ HCl का निर्माण होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस HCl का pH 2 होता है। यहाँ HCl बोलस में मिल जाता है और अम्लीय हो जाता है। बोलस आप लोगों को पता है, अभी मैंने पीछे बताया, ये वही है। उसमें यहाँ क्या हुआ, HCl मिल गया। तो कार्डियक में सिंपल सी बात है कि कार्डियक में बोलस में HCl मिल जाता है और ये अम्लीय हो जाता है। HCl क्योंकि अम्ल है, एसिड है ना, तो अम्लीय हो जाता है। तथा बक्कल कैविटी में भी जो बैक्टीरिया नष्ट नहीं हो पाए थे वो यहाँ नष्ट हो जाते हैं। यहाँ बोलस को और बारीक पीस लिया जाता है। समझ आया? यानी मुंह में अगर कोई बैक्टीरिया बच भी गया तो भी वो यहाँ से तो नहीं बच पाएगा। pH देख रहे हैं इसका 2 है। अब ये काइम में बदल जाता है। अब देखिए काइम क्या है, आप लोग के दिमाग में आएगा अभी तो बोलस पढ़ा, अब ये काइम क्या है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको भी जीवन में कभी ना कभी उल्टी हुई होगी, तो ये उल्टी जो है इसी को हम काइम कहते हैं। समझ आ गया ना, काइम। ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने नोट किया होगा जैसे उल्टी होती है तो उसमें से बड़ी झले सी बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, तो हम सोचते हैं भाई हमने तो अच्छा खाना खाया था, ये क्या निकल गया। तो दरअसल उसमें क्योंकि HCl मिक्स हो चुका है, क्या HCl मिक्स हो चुका है, वो जो आपको स्मेल आ रही है वो इसलिए चेंज हो गई है। ठीक है। आगे देखते हैं फंडिक। इसमें कांटेनुमा संरचना रूजी होती है। फंडिक भोजन को रोक कर रखता है। भूख लगने पर रूजी ही चुभती है। अब हमारे पेट में जब भूख लगती है तो कुछ होता है ना अलग सा, तो वो असल में हमें रूजी चुभ रहा होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। और हाँ, इसमें अक्सर पूछता है, ये रूजी टर्म आप याद रखिएगा, पूछता है ये कौन से पार्ट में है। अगर फंडिक करके नहीं पूछता तो डायरेक्ट ऑप्शन में स्टमक भी दे देता है कभी कभी। ठीक है। अब देखते हैं पाइलोरिक। इसमें जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जठर रस में रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। रेनिन दूध का पाचन करता है, दूध को दही में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उन्हें आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उन्हें दूध हजम नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं दही खाइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रेनिन होता है ना, ये बड़ों में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ बच्चों में पाया जाता है। ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अब हो गए बुजुर्ग, अब पाचन शक्ति ज़्यादा अच्छी रही नहीं है, कमज़ोर हो गए, ऊपर से रेनिन भी बनना बंद हो गया, दूध कैसे हजम होगा। तो इसलिए देखिए रेनिन का काम ही डॉक्टर ये कह के ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि रेनिन क्या कर रहा है, दूध को दही में बदल रहा है। अब हम जब डायरेक्ट दही खाएंगे तो रेनिन की तो ज़रूरत ही नहीं है, इजीली वो पाचन हो जाएगा उसका। ठीक है। अब देखते हैं पेप्सिन। नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीन का पाचन कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है। आगे देखते हैं लीवर। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर के साथ यहीं पर हम गैल ब्लैडर को भी क्लियर कर लेंगे। ये बाइल जूस का निर्माण करता है कौन, लीवर, और स्टोर कहाँ करता है, गैल ब्लैडर में। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है। लीवर क्या करता है, मैंने पीछे बोला था ना बहुत सारी हम ग्रंथियाँ पढ़ने वाले हैं, और तो ये वही है, इसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, लीवर। इसे हिंदी में यकृत बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाइल जूस का निर्माण हुआ और स्टोर कहाँ हुआ, गैल ब्लैडर में हुआ। देख लेते हैं इसे। ये बाइल जूस का निर्माण करता है जो पित्ताशय में स्टोर रहता है। बाइल जूस और या बाइल जूस को गैल भी कहते हैं। इसका pH 8 होता है। हमने पीछे जो HCl देखा उसका pH 2 और यहाँ बाइल जूस का pH 8, 2 ही चीज़ों का pH पूछता है, तो दोनों याद रखिएगा। बाइल जूस का 8 होता है, यानी ये थोड़ा सा कैसा हुआ, बेसिक हुआ ना, वो एसिडिक था, ये बेसिक हो गया।
ठीक है। छोटी आंत में दो हार्मोन्स निकलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन द्वारा गैल ब्लैडर या पित्ताशय उत्तेजित होता है और पित्तरस या गॉल छोटी आंत में स्रावित होता है। यानी क्या मतलब है इसका? कोलेसिस्टोकाइनिन द्वारा गैल ब्लैडर या पित्ताशय उत्तेजित होता है। अच्छा ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन द्वारा गैल ब्लैडर हमारा क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया और उससे गैल उत्सर्जित कर दिया उसने। और कहाँ उत्सर्जित किया? छोटी आंत में। छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिससे भोजन क्षारीय हो जाता है। पित्तरस यानी बाइल जूस द्वारा वसा का भी पाचन होता है। ये अकेला ऐसा पदार्थ है जो एंजाइम ना होकर भी पाचन करता है। वसा के इस पाचन को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन नाम से पूछता है, क्या है? वसा का पाचन। किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा। बाइल जूस कहाँ से निकला? बाइल जूस कहाँ से निकला? लीवर से। स्टोर कहाँ हुआ? गैल ब्लैडर में। पीएच कितना था? 8। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस ये समझ लीजिए एग्जामिनर का फेवरेट होता है अगर इसमें से पूछ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में से, तो ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब छोटी आंत ने सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित किया था तो पैनक्रियाज उत्तेजित हो गया। देखिए इसने दो चीज़ें स्रावित की थी, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन से क्या उत्तेजित हुआ? गैल ब्लैडर। और सिक्रेटिन से क्या उत्तेजित हुआ? छोटी आंत में सिक्रेटिन हुआ तो उससे पैनक्रियाज को अग्नाशय भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप देखते हैं एक बार इसे मैं फिर से इसे अच्छे से देख लेते हैं। अब छोटी आंत ने सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित किया था, उससे पैनक्रियाज उत्तेजित हो जाता है। पैनक्रियाज एक ग्रंथि है। पैनक्रियाज उत्तेजित होकर पूर्ण पाचक एंजाइम स्रावित करता है। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, जिससे पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन का क्या मतलब है? अभी देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा फैट का हो गया था, शुरू में हमने देखा था। मुख गुहा में हमारा किस चीज़ का हो गया था? थोड़ा सा स्टार्च का हो गया था, थोड़ा सा प्रोटीन का हो गया पीछे, यहाँ हमने देखा था पाइलोरिक में। लेकिन अब देखिए हमें जो कुछ पाचन हो चुका वो तो ठीक है, जो नहीं हुआ या उसे और भी ज़्यादा करना है तो वो सब कहाँ होगा? यहाँ होगा। यानी जितना भी पाचन बच गया वो सब यहीं पर होगा। तो इसे देखते हैं। अब पूर्ण पाचक रस में 3 एंजाइम निकलते हैं। इसे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। याद रखने की ट्रिक है लात। क्या? लात, LAT। L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। लाइपेज नाम से पता चल रहा है, लाइप यानी लिपिड, लिपिड यानी वसा, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा अब आप लोग बोलेंगे कि भाई प्रोटीन का पाचन तो पीछे स्टमक में भी हो गया, तब यहाँ दोबारा क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ा, पेप्सिन ने क्या किया था? प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। और ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल रहा है, ठीक है ना। समझ आ गया इतनी बात? अब इसे एक बार यहाँ डायग्राम से समझ लेते हैं। ईसोफेगस से खाना आया स्टमक में, लीवर से क्या निकला? गैल। कहाँ स्टोर हुआ? गैल ब्लैडर में। पैनक्रियाज से क्या निकला था? पूर्ण पाचक रस। खाना गया यहाँ से होता हुआ छोटी आंत में चला गया। छोटी आंत में हम लोगों ने देख लिया पूर्ण पाचन हो चुका है। अब आगे देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तक हम लोग आ गए हैं। छोटी आंत में अभी एक बार छोटी आंत को डिटेल में समझना बाकी है। यहाँ पाचन पूर्ण होता है, यहाँ पाचन के साथ अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लीवर व पैनक्रियाज से जो कोलेसिस्टोकाइनिन व सिक्रेटिन निकलते हैं वे छोटी आंत के ड्यूडेनम में ही निकलते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है। अब जेजुनम देखते हैं, इसमें भोजन या काइम जो था वो फैल जाता है। इलियम, यहाँ पाचन पूर्ण हो जाता है। जिस कार्बोहाइड्रेट फैट का पाचन ऊपर वाले भागों में पूरी तरह से नहीं हो पाता है, उनका भी यहाँ पाचन हो जाता है। इलियम में उंगली समान संरचना होती है जिसे विलाई कहते हैं। यहाँ भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ कई प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। सुक्रोज से सुक्रोज का पाचन हो जाएगा। फ्रक्टेज से फ्रक्टोज का, इरेप्सिन से पेप्टाइड अमीनो। सुक्रेज और फ्रक्टेज का नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसलिए इसे एग्जामिनर अक्सर नहीं पूछता, इरेप्सिन को पूछता है, इसलिए इरेप्सिन को आप लोग याद रखिएगा। पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। देखिए एक चीज़ यहाँ क्लियर करिए, दूध को सबसे पहले जो हुआ पेप्सिन से प्रोटीन का, सबसे पहले
पेप्सिन के द्वारा क्या पाचन हुआ, प्रोटीन का पेप्टोन में। अब पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलना है तो किससे होगा, ट्रिप्सिन से। अब पेप्टाइड को चेंज करना है तो किसके द्वारा होगा, इरिप्सिन से। तीनों याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है तथा अब ये काइल में बदल जाता है। अब बड़ी आंत में आ जाते हैं। बड़ी आंत में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, मेनली उसका जल का अवशोषण होता है और जो सॉल्ट, कुछ सॉल्ट्स का भी होता है, ठीक है, अवशोषण। यहाँ जल का अवशोषण होता है। इसके निचले भाग को सिकम कहते हैं। यहीं अपेंडिक्स भी होती है जो एक अवशेषी अंग है। बड़ी आंत के भाग को क्लोन कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कुछ लोगों को अपेंडिक्स की शिकायत हो जाती है तो फिर उनका ऑपरेशन करना होता है। तो ये कुछ नहीं करता इसमें डॉक्टर, यही अपेंडिक्स को बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब देखते हैं, और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती क्योंकि ये तो अवशेषी अंग है जैसे हम लोगों ने देखा। अब ये बड़ी आंत के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर, फिर ट्रांसवर्स डिसेंडिंग। देखिए ये असेंडिंग है तो इसे देखिए क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन कहते हैं छोटे से पार्ट को। अब असेंडिंग यानी ऊपर जाने वालों को असेंडिंग क्लोन, फिर जो क्षैतिज दिशा में है इन्हें ट्रांसवर्स क्लोन, फिर डिसेंडिंग क्लोन, ये ऐसे हो गए। अब ये जो थोड़ा सा पार्ट बचा इसे कहते हैं सिग्मॉइड क्लोन, ठीक है। अब यहाँ काइल रेक्टम में पहुँच जाता है और एनस के थ्रू पास हो जाता है। काइल वो ये पोटी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर रेक्टम से भोजन एनस में जाता है और बाहर निकल जाता है काइल के रूप में। ये आप लोगों ने समझ ही लिया। अब एक बार प्रोटीन का पाचन फिर से समझते हैं। स्टमक में कैसे हुआ, प्रोटीन पेप्टोन में बदला था, पैनक्रियाज में पेप्टोन से पेप्टाइड में बदला था, और स्मॉल इंटेस्टाइन का इरप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है और अमीनो एसिड के वो अवशोषित हो ही जाता है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं दोबारा से। देखिए भोजन सबसे पहले बोलस में चेंज हुआ था, फिर काइम में, फिर काइल में, ठीक है। काइल पोटी, काइम क्या था, उल्टी, और बोलस जो हम खाना मुंह में चबाते हैं उसमें लार मिक्स हो जाता है वो है बोलस, ठीक है। अब देखते हैं इसके चरण। भोजन को तोड़ना प्लस लार मिलाना, इसे बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन, पाचन, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, एसिमिलेशन, रेक्टम में स्टोर होना, डिफेक्शन, बाहर निकलना। तो यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, वो एक बार समझ लेते हैं। ये क्या है, देखिए गाय, भैंस, हिरण जैसे घास चढ़ने वाले रोमांथीय रुमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं और रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। रुमेन अमाशय में होता है। ये पार्ट हम लोगों में नहीं होता। ये किन लोगों में होता है, जो घास वगैरह खाते हैं उनमें। तो इनके स्टमक में रुमेन होता है। ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निगल के उसमें स्टोर कर लिया। अब आगे क्या होता है, कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं, ठीक है। अब हमने देखा है ना, पशु जुगाली करते रहते हैं, बार बार मुंह चलाते रहते हैं बाद में भी। तो वो यही कर रहे होते हैं कि अपना भोजन मुंह में करके चबाते रहते हैं।